हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग मध्य प्रदेश जुडिशरी के नाम से जरूर जानते होंगे। मध्य प्रदेश जुडिशरी ने फाइनली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिया है ऑन 17th ऑफ नवंबर 2023 को। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के सारी डिटेल्स आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। जैसे जो हमारा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो नया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, साथ ही साथ हमारा जो इसमें सिलेबस चेंज करा गया है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मीन्स ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश जुडिशरी ने इस एडवर्टाइजमेंट में हमें स्टार्टिंग में ही सारी डिटेल्स बता दी गई हैं। जैसे हमारे इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन चालू होंगे 17th ऑफ नवंबर 2023 से, और इस रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट को करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 18th ऑफ दिसंबर 2023 रखी गई है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बिफोर 18th ऑफ दिसंबर 2023 इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर दे, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में प्रीलिम्स की और मेंस की डेट पहले ही अनाउंस कर दी है। तो हमारी जो इस एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए डेट रखी गई है वो हमारी 14th ऑफ जनवरी 2024 रखी गई है, जो कि हमारा संडे का दिन होगा। इस एग्जाम का प्रीलिम्स का जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो हमारा 26th ऑफ फरवरी 2024 मंडे के दिन अनाउंस हो जाएगा। फिर इसके बाद जो भी बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, उनका मेंस का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका 30th ऑफ मार्च एंड 31st ऑफ मार्च 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। आपका जो मेंस का रिजल्ट अनाउंस होगा वो आपका 10th ऑफ मई 2024 को बताया जाएगा। यानी आपका 10th ऑफ मई 2024 तक आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस कंडक्ट करा लिया जाएगा बाय मध्य प्रदेश जुडिशरी। इसके बाद आपके इंटरव्यू की डिटेल्स इन्होंने अभी हमें नहीं बताई है, वो आपको कम्युनिकेट कर दी जाएंगी आपके ईमेल आईडी के द्वारा, या फिर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा एसएमएस के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने हमें इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि हमें एज अ जज जो हमें पे स्केल प्रोवाइड करेगा मध्य प्रदेश जुडिशरी, वो हमें 77,840 रुपीज से लेके 1,36,520 रुपीज के इन बिटवीन हमारा पे स्केल होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारी बैकलॉग वैकेंसी को मिला के जो इस एडवर्टाइजमेंट में हमारे लिए वैकेंसी रिलीज करी गई है वो हमारे लिए 138 वैकेंसी रिलीज करी गई है, जिसमें से 6 वैकेंसी हमारे दिव्यांग के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज इन वैकेंसीज के बारे में। जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी यानी अनारक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 31+17 वैकेंसी निकाली गई है। हमारे जो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 9+11 की निकाली गई है। हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 12+109 वैकेंसी निकाली गई है। और जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 9+1 की निकाली गई है, विच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ 138 वैकेंसी। तो 138 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो।
सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 70% एंड अबव आपने अपनी एलएलबी में स्कोर करा है और आपके किसी भी सेमेस्टर में, यानी अगर किसी कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है तो उसके 6 सेमेस्टर जो कंडक्ट कराए गए हैं, उन 6 के 6 सेमेस्टर में उसने किसी भी सेमेस्टर में कोई भी एग्जाम में उसकी बैक नहीं आई है, तभी वो इस फॉर्म को एज अ फ्रेशर फिलअप कर सकता है। यानी 3 ईयर वाले कैंडिडेट ने अपने जो 6 सेमेस्टर एग्जाम दिए हैं, उन 6 के 6 सेमेस्टर में किसी भी एग्जाम में उसकी कोई भी बैक नहीं आई है और उसने अपनी एलएलबी में 70% एंड अबव स्कोर करा है, तो वो एज अ फ्रेशर इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। सेम हमारा जिस कैंडिडेट ने बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है और उसने 5 साल में 10 सेमेस्टर जो दिए हैं, उन 10 सेमेस्टर में कोई भी सेमेस्टर के कोई भी एग्जाम में उसने बैक नहीं आई है उसकी, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन उसके भी 70% एंड अबव उसने अपनी एलएलबी में स्कोर करे हुए होने चाहिए, तभी वो एज अ फ्रेशर इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव आपने स्कोर करे हैं और किसी भी सेमेस्टर में कोई भी आपका बैक नहीं आई है, तो आप इस फॉर्म को एज अ फ्रेशर फिलअप कर सकते हैं। यानी जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, उन्हें अपनी एलएलबी में 70% एंड अबव स्कोर करना है और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करना है। बस मेक श्योर ये करना है कि किसी भी सेमेस्टर के कोई भी एग्जाम में आपके बैक नहीं आनी चाहिए। इररिस्पेक्टिव कि आपने आगे बैक क्लियर कर दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने किसी भी एग्जाम में कोई भी सेमेस्टर में आपकी बैक आपने नहीं फेस करी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी वाले के लिए कि और कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है और उसने 45% स्कोर करा है या फिर 60% ही स्कोर करा है, तो वो इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकता है। अगर उसके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ मिनिमम उसे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। उसके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन मेक श्योर करा जाएगा कि उसने 3 साल की अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए। यानी अगर उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, प्रैक्टिस भी रेगुलर प्रैक्टिस, ऐसे नहीं कि आपने अपना बीसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करा रखा है लेकिन आप कोर्ट रूम विजिट नहीं करते हैं। अगर आप एक रेगुलर कोर्ट विजिट करते हैं और आप अपनी अपीयरेंसेस देते हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे और तभी आप इस 3 साल वाले एक्सपीरियंस कैटेगरी में आ पाएंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, मैं आपको बताता हूं कि इसमें ये आपकी कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले इन्होंने नोट में हमें क्लियरली मेंशन करा है, उसके पास आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए और साथ ही साथ एआईबी क्लियर करा हुआ होना चाहिए उसके स्टार्टिंग के 2 साल के अंदर ही। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपने साल भर में 6 केसेस हैंडल करे हुए होने चाहिए, जहां पर आपका ऑर्डर शीट में नाम होना चाहिए और आपको उनकी सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करनी होंगी। यानी कोई भी बंदा इन्हें झूठ नहीं बता सकता कि उसने रेगुलर प्रैक्टिस करी है और साथ ही साथ उसे अपनी बार एसोसिएशन से, बार एसोसिएशन वो जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, वहां के प्रेसिडेंट से आपको उनके लेटर हेड पे लिखवा के लाना है सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। मतलब उस लेटर हेड पे आपका ये लिखा हुआ होगा कि आपको प्रैक्टिस करते हुए कंटिन्यूअस 3 साल हो चुके हैं, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। बाकी मैं आपको एक बार फिर से सिंप्लीफाई वे में सारी चीजें बता देता हूं कि अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने अपनी एलएलबी में, इररिस्पेक्टिव 3 ईयर की एलएलबी है या फिर 5 ईयर की बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स है, आपकी पूरे सेमेस्टर्स में कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे पेपर क्लियर करे हुए होने चाहिए और आपने अपनी पूरी एलएलबी में 70% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये 50% रखा गया है और जो कैंडिडेट इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते, वो लोग इस फॉर्म को ऐसे फिल कर सकते हैं कि उनके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे उन्होंने 40% स्कोर करा है अपनी एलएलबी में या फिर 50%। अगर आप एलएलबी ग्रेजुएट है और आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कंटिन्यूअस 3 साल की प्रैक्टिस इनको शोकेस करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो आप अपनी ऑर्डर शीट के थ्रू करें या फिर आप सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के थ्रू उसे शो करें, तो वो आपको शोकेस करना पड़ेगा। मैं होप करता हूं कि आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में सारी चीजें क्लियरिफाई हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है
कि 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 21 ईयर्स अबव होनी चाहिए और 35 ईयर्स बिलो होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। यानी आपकी एज 21 टू 35 के इन बिटवीन होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन इन्होंने एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के ऊपर। इन्होंने एप्लीकेशन फी में क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए जो फी रखी गई है वो आपकी 977 रुपीज रखी गई है, और जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए फीस 577 रुपीज रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। आपको ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे खुद से पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल होगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप मध्य प्रदेश जुडिशरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने प्रोसेस को उतनी ही जल्दी खत्म कर पाए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाए। तो आप लोग मुझे इन दोनों मोड के थ्रू आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपको रिप्लाई कर दूं, अगर आपको कोई क्वेरी अराइज होती है इस फॉर्म को फिलअप करने में। बाकी अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस में इन्होंने आपका इस बार जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन रखे हैं वो आपके सिर्फ 5 नंबर के आएंगे और 5 ही क्वेश्चन आएंगे। आपके इसमें सीपीसी में इस बार आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। ये सारा आपको सिलेबस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं, और आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। थैंक यू सो मच।